अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स का सेकंड टर्म का पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर का ओवरव्यू देखेंगे कि पेपर में क्या क्या और इसकी मार्किंग किस तरह है, ठीक है। और वन बाय वन हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल आपके पास 50 मार्क्स हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव टाइप में आपके पास 35 मार्क्स होंगे और ऑब्जेक्टिव में 10 MCQs होंगे और एक MCQ के मार्क्स 1.5 होंगे। तो जब हम इनको 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। 15 प्लस 35 इक्वल्स 50 मार्क्स, ठीक है। देन आपके पास जो टाइम गिवन होगा वो 1 आवर एंड 30 मिनट्स होंगे और आपने इस टाइम के अंदर अंदर अपने पेपर को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास आपके स्कूल का नेम होगा, देन यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर अपने सेक्शन का नेम लिखना है। देन आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा, यानी MCQs आ जाएंगे और आपने सबसे पहले MCQs को सॉल्व करना है। आप चाहें तो इन MCQs का जो मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इनको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लें। एक दफ़ा आप इस पेपर को देख लें, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 2, 3, 4 ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन है। एंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। देन अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, क्योंकि हमारे पास MCQs जो थे वो 10 क्वेश्चन थे, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 11 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और दोनों के 5-5 मार्क्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी 5-5 मार्क्स हैं। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है ना, यहाँ पर एक पार्ट के मार्क्स 8 हैं और एक के 7 मार्क्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मैथ का पेपर उर्दू में देना है। तो उनके लिए अगेन यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, जो पहले मैंने समझाया है कि यहाँ पर स्कूल का नेम, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो जस्ट उर्दू में है, ठीक है। तो आपने इनको एक दफ़ा नोट कर लेना है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके सामने मैं क्वेश्चन पेपर को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप इनको नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और जैसे यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं तो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी 5-5 मार्क्स के 2 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 12 के भी सिमिलरली 2 पार्ट हैं और उनके भी 5-5 मार्क्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन यहाँ पर 8 मार्क्स हैं और सेकंड पार्ट में 7 मार्क्स हैं। तो ये आप अपने नोट कर लें इनको, ठीक है। सोल्यूशन का मेथड जो है वो तकरीबन सेम होता है दोनों का, उर्दू का भी और इंग्लिश का भी। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगेन मैं एक दफ़ा दोबारा इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम सोल्यूशन सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को सोल्व करेंगे। तो द सोल्यूशन ऑफ 6x - 1 इज इक्वल टू 5 इज, आपके पास 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। आपने इनमें से किसी एक आंसर का बताना है कि कौन सा आंसर राइट है, ठीक है। तो 6x - 1 इज इक्वल टू 5, सिंपली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 6x - 1 इज इक्वल टू 5, हम क्या करेंगे, सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो यहाँ पर ये माइनस का 1 है, इसको हम दूसरी साइड पर ले देंगे तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक स्टेप्स मैं नहीं करूँगा, मैं सिंपली इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूँगा। 6x यहाँ पर माइनस का 1 इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5 + 1, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 6x। तो 6x इज इक्वल टू 6, ये 5 + 1 6 के इक्वल होता है। और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 6x इज इक्वल टू 6/6, ठीक है। तो 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर 1 कहाँ पर आ रहा है, ये बी में आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है 1, ठीक है। अगर आप इस सोल्यूशन को नोट करना चाहते हो आप नोट कर सकते हैं, अगर आपने जस्ट मार्क करना है तो आप मार्क कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, द पॉइंट -2 - 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ पहले से गिवन है। अगर आप चाहें तो ये अपने पेपर पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सिस ड्रॉ करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो -2 और -4 कहाँ पर लाई करता है हम चेक करते हैं, इसी ग्राफ की हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें एक्स एक्सिस में -2 कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। और -4 कहाँ पर लाई करता है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर -4 यहाँ पर लाई करता है। तो -4 और -2 कहीं यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा वो क्या होगा, सी। हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का वो सी आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द सोल्यूशन ऑफ 3p प्लस 4q इंटू 3p माइनस 4q इज। तो ये आपने बताना है कि ये किसके इक्वल आता है। आपने सिंपल फार्मूलाज तो पढ़े होंगे अलजेब्रा में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अगर हम इसको 3p को a कंसिडर कर लें और 4q का हम b कंसिडर कर लें तो हमारे पास जो फार्मूला कंप्लीट हो रहा होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमने इसका फार्मूला बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह ही होता है ना। अब हमने इस फॉर्म में लिखना है ये वाली जो हमारे पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें हैं तो a की जगह पर हमारे पास क्या है 3p और b की जगह पर है 4q। तो अगर हम इसको इस फार्मूला की शेप में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, a की जगह पर है 3p तो a की जगह पर आ जाएगा 3p और इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस b की जगह पर क्या है 4q। ठीक है, और 4q का स्क्वायर। तो 3p का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 का अगर स्क्वायर करें तो 9, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर p का स्क्वायर और इंडिविजुअली इस तरह ही होगा ना, 4 का स्क्वायर और q का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अगर हम इसको डायरेक्टली लिखें तो 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 16 के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल 9 और p का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 9p का स्क्वायर माइनस ये वाला आ जाएगा और 4q का स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और q का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो 9p का स्क्वायर माइनस 16q का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास पार्ट ए में है 3p माइनस 4q होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम इस स्क्वायर को ओपन करें, इधर देख लेते हैं, हम यहाँ पर इधर ही लिख लेते हैं, a माइनस b का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा फॉर्मूला नहीं बन रहा, ये डिफरेंट चीज़ है और ये डिफरेंट चीज़ है, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ ना। नेक्स्ट हमारे पास है 3p प्लस 4q का स्क्वायर। जो भी हमने फार्मूला लिखा था यहाँ पर माइनस 2ab था, इसकी जगह पर प्लस 2ab आ जाएगा। तो ये भी ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सी में हमारे पास जो आंसर है वो मैच कर रहा है 9p का स्क्वायर माइनस 16q का स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर लेंगे कि सी हमारा करेक्ट आंसर है। डी में हमारे पास है 9p का स्क्वायर प्लस 16q का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं है, तो इसको भी हम रॉन्ग आंसर कंसीडर करेंगे। क्या, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर। हमने ए के कोऑर्डिनेट्स बताने के क्या है, हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ में हमारे पास एक पॉइंट बताया हुआ है कि ये हमारे पास पॉइंट है। तो अगर आप देखें एक्स एक्सिस में हमारे पास जो पॉइंट है वो -3 है। ठीक है, और आपको आइडिया है कि हम जब भी कोऑर्डिनेट्स लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले हम एक्स के लिखते हैं, देन हम वाई के लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आना चाहिए ये जो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, इनमें हमारे पास पहले तो आना चाहिए -3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स में हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले -3 आना चाहिए। देन हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा होना चाहिए, ये वाई एक्सिस पर देखें, ये एक्स एक्सिस वाला तो ये हो गया ना -3। ठीक है, और वाई एक्सिस वाला देखें तो यहाँ पर 2 के इक्वल हमें नजर आ रहा है, 2 के सामने नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा यानी वाई वाला वो होगा 2, +2। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए ये वाले। ठीक है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं हमारे पास ये जो 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इनमें कौन सा वाला है। तो पहले वाले में हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। सेकंड वाले में हमारे पास 3 पॉजिटिव है और 2 माइनस का है, तो यानी ये हमारे पास एक्सिस होंगे +3 एक्स एक्सिस और -2 वाई एक्सिस, मतलब जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव में होंगे, तो ये ऑब्वियसली ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। और जो सी में हमारे पास है -3 एक्स एक्सिस में है और ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इसके साथ, और 2 जो है वो वाई +2 है यानी वाई एक्सिस में, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा यानी सी वाला। ठीक है, और डी में अगर देखें तो यहाँ पर -3 और -2 ये भी हमारा गलत है क्योंकि हमारा यहाँ पर पॉइंट आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है वाई एक्सिस पे और नेगेटिव वाई एक्सिस में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा यानी राइट कोऑर्डिनेट्स जो हमारे होंगे वो -3 और 2 होंगे। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो पार्ट सी होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, मीटर्स इन 72 किलोमीटर आर। इन किलोमीटर्स में हमारे पास नंबर गिवन है, इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 1000 किलो 1000 के इक्वल होता है, तो अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है किलो को तो हम क्या करेंगे, जस्ट 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास 72 किलोमीटर्स हैं तो अगर हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 72 × 1000। ठीक है,
तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 72,000। ठीक है, तो 72,000 हमारे पास क्या आंसर है यहाँ पर? जी बिल्कुल है, ये हमारे पास डी में गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो डी को हम हाईलाइट कर देंगे 72,000 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। पार्ट ए में हमारे पास 270 मीटर है, ये कभी भी नहीं बन सकता, और 720 मीटर भी नहीं बन सकता, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी 10 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना। और ये सी भी हमारा जो है बिल्कुल गलत है, ये 2700 तो कभी भी नहीं बन सकता ना। तो ये हमारे तीनों आंसर्स गलत हैं, जस्ट हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, तो बाकी सब मैं रिमूव कर देता हूँ, तो जस्ट आपने ये डी को हाईलाइट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें, तो 5:15 PM इंटू 24 आवर्स टाइम विल बी। हमारे पास जो फॉर्मेट गिवन है वो 5:15 PM गिवन है। ठीक है, 5:15 PM कब होते हैं? जब शाम के 5 बजते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 12 आवर्स फॉर्मेट गिवन है, हमने इसको 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो घर में आपने घड़ी देखी होगी, ये लेट से घड़ी है। ठीक है, तो क्या होता है जी, यहाँ पर आपके पास 12 लिखा होता है, यहाँ पर 1 2 और ये ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, तो जब आप इस तरह आते हैं, ये घूम के एक चक्कर पूरा लगाते हैं, यानी जब 12 घंटे पूरे होते हैं, तो यहाँ पर अगेन क्या आ जाता है? 12 बज जाते हैं। ठीक है, तो वो शाम का फिर टाइम शुरू हो जाता है, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद शाम का टाइम शुरू होता है, तो हम उसके साथ PM लगा देते हैं। हमने इसको जब आवर्स 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 24 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे? तो ये मैंने आपके सामने कुछ टाइम को लिखा है, जैसे 1 AM के बाद 2 AM आएगा, 2 AM के बाद अगर चलते जाएं तो यहाँ पर आपके पास 11 AM आ जाएगा, और 11 AM के बाद जब 12 आएगा तो वो PM में आ जाएगा। ठीक है, और देन ये आपके पास PM में चलता जाएगा टाइम। ठीक है, ये भी PM में होगा, और ये आगे 1 2 3 4 PM ये आगे चलता जाएगा। जैसे ही 12 दोबारा 12 बजेंगे तो हमारे पास अगेन AM में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जब इसको 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर आपके पास 5:15 PM हो रहे हैं, तो अगर आप इसको 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, तो हमने वो बताना है। यहाँ पर जैसे 1 2 चलता आ रहा है, 24 आवर्स में हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर साथ में AM या PM लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब इसको आगे लेके जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 11 होगा और यहाँ पर 12। ठीक है, अब 12 के साथ भी हमने PM नहीं लगाना। जब हमारे पास नेक्स्ट 1 आएगा ना, तो 1 की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 13, क्योंकि हम 24 आवर्स फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो 13 आएगा 1 के इक्वल। यहाँ पर अगर 1 PM है तो यहाँ पर 13 होगा। ठीक है, और 2 PM में इसी तरह क्या होगा? 12 में एक ऐड किया तो 13 आ गया था, अब इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं +1 किया तो 13 आया। अब 13 में अगर +1 करें तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें 5:15 का फाइंड करना हो तो क्या आएगा? ये अगर आगे चलता जाए, 14 के बाद 15 आएगा 3 के इक्वल, और 4 की जगह पे क्या आएगा? 16 आ जाएगा, और 5 की जगह पे क्या आएगा? 17। मतलब अगर आप 12 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास 17 आएगा। +1 यहाँ पर भी किया, +1 किया, देन +1 किया, तो आपके पास मतलब 5 दफ़ा आप +1 ऐड करें, यानी डायरेक्टली +5 कर देंगे, तो आपके पास 17 आंसर आ जाएगा। और ये आपके पास 24 आवर्स फॉर्मेट में आ गया, लेकिन साथ में 15 मिनट्स भी हैं, तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है 15। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है? 17 आवर्स और 15 मिनट्स। ठीक है, तो अगर हम इसको 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं 5:15 PM को, तो हमारे पास जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अगर आप ये नोट करना चाह रहे हैं ये वाली एग्जांपल, तो आप इस एग्जांपल को नोट कर लें, अदरवाइज जस्ट आपने ये हाईलाइट कर देना है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है तो आप इसको जस्ट हाईलाइट कर दें, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 2 ईयर्स और 5 मंथ्स को हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, 2 साल और 5 महीने में उन्होंने कहा था कि हमने इनको मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जो 1 साल होता है 1 ईयर, वो किसके इक्वल होता है? 12 मंथ्स के इक्वल। ठीक है, मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर हमारे पास 2 साल हों तो हमारे पास कितने महीने होंगे? 24 मंथ्स। ऐसे ही है ना, 24 मंथ्स होंगे ना। तो 24 मंथ्स में हमने ये वाले 5 मंथ्स जो हैं ये भी ऐड कर देने हैं, तो 24 + 5 किसके इक्वल आ जाएगा? 29 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल मंथ्स जो होंगे वो 29 मंथ्स होंगे। ठीक है, अगर आपने इस एग्जाम्पल को नोट करना है अगेन, तो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, और जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 29 मंथ्स होगा। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास जो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे, जो हमारे पास पॉसिबल आंसर्स थे, इनमें हमारे पास 29 कहाँ पर आ रहा है? तो जी अगर आप ए को देखें तो यहाँ पर आपके पास है 28 मंथ्स, तो ये नहीं है। सी को देखें यहाँ पर 30 मंथ्स, नहीं है। डी को देखें 31 मंथ्स, नहीं है। 29 हमारे पास 29 मंथ्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है, तो इसको आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ कार कवर्स 450 मीटर इन 50 सेकंड्स देन इट्स स्पीड विल बी। तो अगर एक कार 450 मीटर्स कवर करती है 50 सेकंड्स में, तो वो एक सेकंड में कितने मीटर्स कवर कर रही होगी। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने 450 को डिवाइड कर देना है, 450 मीटर्स को आपने डिवाइड कर देना है 50 सेकंड्स के साथ। ठीक है, तो 450 डिवाइडेड बाय 50 क्या आंसर आएगा, ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, देन 5 9s आर 45, यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9/1 यहाँ पर मीटर और यहाँ पर सेकंड। तो हम डिनोमिनेटर में 1 आता है, उसको हम ना भी लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 9 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर आप देखें जो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस थे, तो पॉसिबल सॉरी जो हमारे पास पॉसिबल आंसर थे उनमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ए में हमारे पास है 7 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास जो आंसर आया था वो 7 आया था, नहीं 9 आया था, तो ये हमारा गलत आ गया। और जो पार्ट बी में था, जो हमारा सेकंड आंसर था वो था 9 मीटर पर सेकंड, तो हमारा भी 9 मीटर पर सेकंड आया, तो ये हम आंसर कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है, तो हम इसको सिंपली हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट हम फिर भी देख लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट है 10 मीटर पर सेकंड, नहीं ये भी नहीं है, और 50 मीटर पर सेकंड ये भी नहीं है। ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 9 मीटर पर सेकंड, यानी बी वाला आंसर, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, और अगर आप ये एग्जाम्पल नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लें, अगेन अगर आप नोट नहीं करना चाहते जस्ट स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर। अगर आपके पास सर्कल का जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर है, देन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विल बी। सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो सर्कमफेरेंस का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, c इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो ये अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होती है, पाई आपके पास होता है 22/7 के इक्वल, ऐसे ही है। तो आपने अगर इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, c हमारे पास होता है 2πr के इक्वल और पाई हमारे पास होता है 22/7 के इक्वल, ऐसे ही है। तो जब हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो हमारे पास रेडियस कितना गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं r इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 44/7 इंटू 2.5। तो अगर आप कैलकुलेटर पर 44 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें और देन उसको 7 पे डिवाइड कर दें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 15.71, साथ में सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 15.71 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, हमारे पास जो आंसर आया था वो 15.71 सेंटीमीटर आया था। तो देखें हमारे पास पार्ट ए में हमारे पास ए में हमारे पास आंसर गिवन है, ऑब्वियसली यही हमारा आंसर है क्योंकि हमने अभी जब कैलकुलेट किया था हमारे पास यही आंसर आया था, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर ए है वो ये है। Next we have question number 10. If the radius of cylinder is 3 cm and height is 4 cm, then find the volume of cylinder. अच्छा जी, रेडियस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फार्मूला इसका पता है, जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना होता है सिलेंडर का तो इसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हमारा फार्मूला होता है वॉल्यूम फाइंड करने का, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का। ठीक है, तो पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई हमारे पास 22/7 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, और हाइट हमारे पास किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं सेंटीमीटर नहीं लिखा, लेकिन आप अपने पास से लिख लीजिएगा, और यहाँ पर भी मैं इसको फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया दे दूँ कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में साथ में नहीं लिख रहा है, यहाँ पर 4 लिख रही है। ठीक है, और अगर आप 22 को 9 से मल्टीप्लाई करें, देन 4 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दे 7 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 113.14। ठीक है, साथ में हमने सेंटीमीटर क्यूब लिख देना है क्योंकि जो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था, यहाँ पर सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर था, और अब हमने आंसर मैच करना है कि जो हमारे पास 4 पॉसिबल आंसर्स थे उनमें से किसी के साथ अगर ये मैच कर रहा है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जी यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपके पास पॉसिबल आंसर थे उनमें आपके पास जो पहला आंसर है 113.14 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास भी जो आंसर आया था वो भी यही आंसर आया था। तो यहाँ पर हमें देखते ही पता चल गया कि हमारा ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है, तो हमने इसको हाईलाइट कर देना है। बाकी अगर देखें तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा ए,
क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो इस तरह आप सिलेंडर का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ये एग्जांपल नोट करना चाहते हैं तो ये आपके सामने है, जो अभी हमने सॉल्व किया था, तो सोल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 और इसका पार्ट ए। अ बस स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर एट 7:20 AM एंड रीच सखर एट 9:40 PM। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। जो ये सफ़र किया है बस ने, हमने वो कैलकुलेट करना है बेसिकली। ठीक है, तो डिपार्चर टाइम इसका है 7:20 AM और जब ये अराइव हुई है सखर पे, जब ये पहुंची है तो इसका जो टाइम था वो था 9:40 PM। ठीक है, याद रहे ये PM लिखा हुआ है, ये हमारा अराइवल टाइम है और ये हमारा डिपार्चर टाइम है। डिपार्चर टाइम वो होता है जब बस निकली, जहाँ से निकली। ठीक है, तो उस वक्त टाइम क्या था, और जब सखर वहाँ पे पहुंची है तो पहुंचने को हम कहते हैं अराइवल टाइम। तो वहाँ पर जो हमारा टाइम आया था वो था 9:40 PM, यानी शाम के जो 9 बजे होते हैं उसका टाइम। तो डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। डिपार्चर टाइम था 7 hours and 20 minutes और अराइवल टाइम था 21 hours and 40 minutes। अब ये 21 hours आप पूछ रहे होंगे कि 21 hours कैसे आ गया, तो 21 hours मैं आपको कैलकुलेट करना बता देता हूँ कि 21 hours हमने कैलकुलेट कैसे किया है। तो अगर आपको याद हो तो हमारा जो अराइवल टाइम जो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ था 9 hours and 40 minutes। ठीक है, तो 9 hours को बेसिकली हमने 24 hours अगर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, अभी इसको फिलहाल हम रहने देते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम पहले इसको सॉल्व करते हैं 9 hours को। तो 9 hours को अगर हमने 24 hours फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 12 में हम इसको ऐड कर देंगे। 12 हमें पता है कि 12 घंटों में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास शाम का आ जाएगा, क्योंकि दोपहर के 12 बजे तक 12 घंटे हुए होते हैं। तो 12 में अगर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 13, यानी दोपहर के 1 बज जाएंगे, और 2 ऐड करेंगे तो 14। तो सिमिलरली अगर हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम पर वो वहाँ पे पहुंची थी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 21 hours। ठीक है, और साथ में ये 40 मिनट्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है। और अब हमने कैलकुलेट करनी है इसकी ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ड्यूरेशन तो सिंपली हमने क्या करना है, ड्यूरेशन के लिए हमने अराइवल टाइम का और डिपार्चर टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी डिस्कस किया कि ड्यूरेशन हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो ड्यूरेशन होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली आवर्स में से आवर्स को माइनस कर देंगे और मिनट्स में से मिनट्स को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आवर्स हैं उनमें 21 आवर्स और 40 मिनट्स थे। ठीक है, और सिमिलरली जो हमारा डिपार्चर टाइम था, डिपार्चर आवर्स में हमारे पास थे 7 आवर्स और 20 मिनट। ठीक है, तो इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, और 21 में से 7 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14 आवर्स, और 40 माइनस 20 हमारे पास आ जाएगा 20 मिनट्स। ठीक है, तो जो हमारा ड्यूरेशन जो हमारी आएगी वो होगी 14 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये अगर आपने नोट करना है आप नोट कर लें, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने बेसिकली इसको इसी तरह सॉल्व करना है, और हर स्टेप के इंडिविजुअली मार्क्स हैं, तो आपने कंप्लीट इसको सॉल्व करना है और बताना है कि आपने ये किस तरह सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट बी। A car move at the speed of 46 km per hour for an hour and 52 km per hour for 2 hours. Find the average speed of the car. तो इस क्वेश्चन के भी 5 मार्क्स हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त सबसे पहले हमने इसका डिस्टेंस निकालना है कि पहले आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है एंड देन सेकंड आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया है। देन हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आया होगा उसको हमने टोटल टाइम जितना हमें लगा हुआ होगा उसके साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस 1 फर्स्ट आवर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ D1 लिख लेता हूँ, आपने डिस्टेंस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ D1 फर्स्ट आवर। तो फर्स्ट आवर का डिस्टेंस कितना इसने कवर किया है, 46 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, क्योंकि 1 घंटे तक के लिए ये 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाएगा आंसर वो आएगा 46 किलोमीटर पर आवर, D1। सिमिलरली हमें D2 चाहिए, तो D2 जो हमने दूसरा डिस्टेंस कवर किया है वो 2 घंटे के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड पर जा रही थी, जो स्पीड क्या थी 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो D2 फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा 52 किलोमीटर पर आवर इंटू 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 104 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो ये हमारे पास दोनों डिस्टेंस आ गए हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली d1 और d2 को ऐड कर देंगे, तो टोटल d कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 46 प्लस 104, तो ये कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास टोटल d आ जाएगा। ठीक है, टोटल d इज इक्वल टू 150 किलोमीटर पर आवर। अब हमें चाहिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया वो डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, तो उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन। तो टोटल कितना टाइम लगा होगा, तो टोटल डिस्टेंस था 150 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। और टोटल टाइम कितना लगा, पहले हमारे पास गाड़ी कितनी देर के लिए मूव कर रही थी, 1 घंटे के लिए, 46 किलोमीटर पर आवर पर। सिमिलरली d2 जब हमने ट्रेवल किया तो वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, और कितने देर के लिए किया, 2 आवर्स के लिए। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 आवर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जो एवरेज स्पीड आई है वो आ जाएगी 3, और ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 एंड 3 5 15, और ये हमारे पास आ जाएगा 50। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किया, और ये उसका सोल्यूशन था। ठीक है, तो सोल्यूशन, और ये आपने अभी अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लें। ये हमारा आंसर निकल आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपके 5 मार्क्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास पार्ट ए है। फैक्टराइज करना है हमने 5x² + 14x - 3। ठीक है, और इसके भी 5 मार्क्स है हमारे पास। तो फैक्टराइजेशन आई होप आपको आती होगी, फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सोल्व करना है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 5 पहली वैल्यू होती है और ये जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है, इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 15। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर्स अब बनाने हैं, और इसके फैक्टर्स किस तरह बनाने हैं कि हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आना चाहिए, लेकिन अगर हम ऐड करें, अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास ये 14 आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन ड्रॉ की है। हमें बेसिकली हम फैक्टर्स जब करते हैं तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमने 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आ गया। अब हमने 15 के बनाने हैं फैक्टर्स। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 15, लेकिन अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास आना चाहिए 14, जो कि ये हमारी मिडल टर्म है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 15 आए, लेकिन अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास ये 14 आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 15 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है 15। तो मतलब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, और अगर हम इनको ऐड करके देखें, प्लस या माइनस करके देखें, तो क्या हमारे पास 14 आता है, हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए 14। अगर हम इस तरह करें +1 और -15 करें तो हमारे पास तो यहाँ पर आ जाएगा -14, लेकिन हमें तो चाहिए कि यहाँ पर पॉजिटिव 14 आए। तो हम इनको शिफ्ट भी कर सकते हैं। कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये हम पॉजिटिव का 15 कर देते हैं और ये माइनस का 1 कर देते हैं, तब भी हमारे पास नंबर्स तो ये वही रहेंगे ना, जैसे ये 1 और 15 था वैसे ही हमारे पास यहाँ पर 1 और 15 ही है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनको ऐड करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 14 आ रहा है। तो हमारी दोनों कंडीशंस, ये वाली जो थी, ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं। तो इस तरह करके हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 14 की जगह पर होता 2x। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 2x फाइंड करना होता तो फिर हम क्या करते, फिर हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने थे कि जहाँ पर हमारे पास ये 2 आ रहा होता। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता। अगर हम 15 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट जो हमारे पास डिवाइड हो रहा होगा 15 से, तो हमें वो चाहिए। तो 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 5s are 15। ठीक है, तो हमारे पास 5 आ गया। तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो क्योंकि अब हमें 2x चाहिए था तो फिर हम अब क्या यहाँ पर क्या करते, इनकी जगह पर हम इस तरह लिख लेते 3 × 5 = 15, और हमें क्योंकि पॉजिटिव का 2 चाहिए था तो यहाँ पर इसका मतलब प्लस का 5 होना चाहिए, और यहाँ पर माइनस का 3 हो तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -3 + 5 = 2।
तो हमारे पास ये वाला भी आंसर हो जाता अगर हमें इस तरह चाहिए होता। ठीक है, आई होप आपको फैक्टराइजेशन क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह हम फैक्टर्स निकालते हैं। अगेन मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। 5 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया आंसर 15। ठीक है, अब 15 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आ जाए, यानी हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आई थी यानी 1 और 15, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, लेकिन अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये मिडल टर्म यानी ये 14 आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा? अगेन यहाँ पर -1 को अगर हम 15 के साथ ऐड करें, ये हमने फैक्टर्स कैसे निकाला मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर इनको हम ऐड करें तो -1 प्लस 15 पॉजिटिव वाला बड़ा है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो 15 में से 1 को निकालें तो हमारे पास 14 आ जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे बेसिकली। ठीक है, -1 और 15 ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। तो हम इनको किस तरह लिखेंगे? 5x²। ठीक है, 5x² यही वाला आ गया। अब हमारे पास जो फैक्टर्स बने थे वो क्या बने थे? 1 और 15। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स, सॉरी, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने थे? यहाँ पर -1 और 15 फैक्टर्स बने थे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -1 इंटू एक्स। अब -1 साथ में लिखें या ना लिखें, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो -1 इंटू एक्स लिख लें या -1x, या अगर आप -1 को रिमूव भी कर दें तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं -x प्लस हमारे पास सेकंड फैक्टर क्या था? 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15x, ये वाला x आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x लिख लेंगे और इधर आपके पास क्या आ जाएगा? 5x -1 प्लस यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5 और यहाँ पर x ये वाला आ जाएगा। 15 को 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 5x आ जाता है ना। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 5x। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस ये वाला और ये 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो होंगे x + 3 और 5x - 1। ठीक हो गया। आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन भी क्लियर होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इक्वल्स का साइन लगाना नहीं भूलना। ठीक है, क्योंकि इनके भी मार्क्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हर स्टेप के मार्क्स मिल रहे होंगे। तो आपने ये बताना है कि आपने ये किस तरह सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस तरह ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके, एंड देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड करना है हमने एक सर्कल का। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? सर्कल के एरिया का एरिया इज इक्वल टू πr²। सिंपली हमने पाई की जगह पर हमने पुट कर देना है 22/7 और r हमारे पास r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो जब आप 22 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 7 के साथ, या फिर इस 7 को आप 49 के साथ कट कर देंगे, यहाँ पर आपके पास 7 आ जाएगा। तो 22 को अगर आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आपने इसको नोट डाउन करना है आप इसको नोट डाउन कर लें, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास पार्ट ए है। इफ द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। हमारे पास जो उसकी लेंथ है वो गिवन है और हाइट भी गिवन है और बेस भी गिवन है। ठीक है, तो ये कितनी है? लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर और बेस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा जो सरफेस एरिया अगर आपने फाइंड करना है, सरफेस एरिया अगर आपने प्रिज्म का फाइंड करना है तो उसका क्या फार्मूला होता है? 3LB इंटू BH। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो सरफेस एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 और बेस हमारे पास कितनी है? 3। ठीक है, इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास प्लस, सॉरी यहाँ पर हमारे पास प्लस होता है, मैंने गलती से मल्टीप्लाई लिख दिया था, यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाएगा और बेस हमारे पास कितनी थी? 3। ठीक है, और हाइट हमारे पास 5, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3 इंटू 10 30 हो जाएगा और 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 इक्वल्स 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 प्लस 15। तो 90 प्लस 15 किसके इक्वल होगा? 90 प्लस 10 100 प्लस, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद वो क्या आएगा?
90 प्लस 15 इक्वल्स 105 और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया? यहाँ पर आप देखें अगर आपके पास लेंथ और हाइट में लेंथ और बेस में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेंथ और बेस, ये भी लेंथ थी और ये बेस थी, ठीक है। ये अगर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बेस और हाइट इन दोनों के साथ भी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड होंगे तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लें, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप जस्ट स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन प्रिज्म। आपके पास ये प्रिज्म की एक शेप गिवन है और इसका आपने बताना है वॉल्यूम क्या होता है। तो प्रिज्म का अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 बेस इंटू हाइट एंड लेंथ, इनके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? बेस, हाइट और लेंथ हमें गिवन है। तो बेस है हमारी 10 सेंटीमीटर, लेंथ है 16 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू बेस कितनी है 10 और हाइट कितनी है 8 और लेंथ कितनी है 16, ठीक है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे बाद में जो आंसर आएगा, तो जो आपके पास फाइनल आंसर होगा वो होगा 640 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड कर देना 2 के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 640 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर है। चाहे तो आप नोट कर लें, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।